हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कंप्यूटर साइंस में श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि सामान्य भाषा में सांस लेने और छोड़ने के अंतर्गत माना जाता है। बाकी इसको हमें थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ता है कि श्वसन का काम क्या है। तो श्वसन का मेन काम तो आपको बताना है। श्वसन का मेन काम है पाचन के बाद शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। यदि हम लोग खाना खाएँगे लेकिन श्वसन नहीं करेंगे तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा इसको हम किताबी शब्दों में पढ़ लेते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस है, जिसको आप लंग्स या बुक लंग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बुक की भांति फैला होता है, इसलिए इसको बुक लंग्स भी कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान या ट्रांसफ्यूजन होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आएंगे जहाँ जहाँ से होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे कि नासामार्ग, ठीक है, ग्रसनी लैरिंक्स, स्वयंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोकियोल्स और फेफड़े। इन सभी का थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे बोला नासामार्ग मतलब नाक के द्वारा इसको आप बोल सकते हैं। इसका मुख्य कार्य है सूंघने। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित होता है, ठीक है। तो यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। श्वसन नाल के द्वार का मतलब यहाँ से सांस जो है अंदर प्रवेश करेगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपका ब्लैक एंड वाइट चित्र, और इसको हमने ट्रांसपेरेंट चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो श्वसन नाल के द्वार का काम मतलब गेट का काम करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्थित होती है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे जो झिल्ली लिबलिबा पदार्थ होता है वो म्यूकस कहलाता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस का काम होता है तो किसी भी केंद्र को अशुद्धि को शरीर के अंदर जाने से रोकना। वो अपने अंदर उस चीज़ को चिपका लेगा और आगे जाने से रोक देगा। तो यह स्तर लगभग 1 से 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। तो हम लोगों को ये भी याद रखना है कि हमारी नाक वाले उस भाग से डेली कितना आधा लीटर म्यूकस डेली निकलता है। यह स्तर धूल के कारण जीवाणु अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोक देती है, अपने चिपका लेती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बना के रखती है, ठीक है। तो इसका दूसरा काम ये भी है कि शरीर में जाने वाली वायु को थोड़ा सा नम मतलब मॉइस्चर बना के रखेगी उसमें, और शरीर में साथ में शरीर के ताप को बराबर मतलब मेनटेन भी करेगी। फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था ग्रसनी। तो यह नासा ग्रसनी या फेरिंग्स जो है नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो जस्ट उसके ठीक पीछे कौन मिल जाएगी हम लोगों को, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स मतलब यहाँ से सांस जाएगी और यहाँ पे हम लोगों को फेरिंग्स मिल जाएगा अपने कहने को गले के जस्ट थोड़े से ऊपरी वाले भाग में, वहाँ पे फेरिंग्स मिलेगा। तो नासा गुहा के जस्ट पीछे स्थित होता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक था हम लोगों का लैरिंक्स या स्वरयंत्र, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में आवाज़ उत्पन्न करने वाला यंत्र या फिर बुंदेलखंडी में हमने सुना है लोगों के मुंह से टैटुआ कहते हैं जिसको। तो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है वो लैरिंक्स या स्वरयंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना होता है। तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे हम लोगों का ये स्वरयंत्र इस टाइप का लटका रहता है, ठीक है, यहाँ पे। या फिर यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे, ठीक है, लैरिंक्स थोड़ा नीचे है, ऊपर नहीं है ना। इसको मिटा दें, अभी ज़्यादा हंसी के पात्र नहीं बनते हैं। थोड़ा नीचे की ओर यहाँ पे, तो इसमें स्पष्ट नहीं बनाएगा। आप लोगों ने देख रखा है कि जिसमें वो सर्दी वर्दी की जब ऐड आती है तो उसके ऊपर ये ऐसा लटका रहता है, उस पर कि ये जीवाणु विषाणु आकर लटक जाते हैं। सर्दी खांसी यानी आपको कफ वगैरह पी के उसी को साफ़ करना होता है। तो ध्वनि उत्पादन करता है। लैरिंक्स प्रवेश द्वार पर पतले पत्ती के समान कपाट होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती के समान एक पतला सा कपाट मतलब एक गेट होता है, जिसे आप एपिग्लोटिस कह देंगे। जब कुछ भी निकलना होता है तो यह ग्लोटिस द्वार बंद कर देता है, ठीक है, ताकि जो भोजन है श्वास नली में प्रवेश ना कर पाए। तो इस वाले स्थान के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, एपिग्लोटिस। ये लिखा हुआ देख सकते हैं आप। तो इस एपिग्लोटिस का काम क्या है, इस एपिग्लोटिस का काम है कि जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो खाने पीने की सामग्री को श्वास नली में जाने से रोकना, ताकि किसी प्रकार से भोजन जो है हमारे फेफड़ों तक ना पहुंच पाए। अब ट्रैकिया की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बक्ष गुहा मतलब हम लोग थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करते हैं। जब यह बक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करती है ट्रैकिया के दोनों, ठीक है। तो जो ट्रैकिया होती है यही जाके हम लोगों की मतलब इस चेस्ट वाले भाग में प्रवेश करेगी और इसी के द्वारा जो है हमारे फेफड़ों को अपने श्वास नली से जोड़ा जाएगा।
ठीक है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रैंकियोल या ब्रोंकियोल कहते हैं। तो इस वाले भाग को हम लोग प्राथमिक ब्रोंकियोल कहेंगे, जिसका काम क्या होगा, शरीर में यानी फेफड़ों में हवा को पंप कर देना अंदर जाके। तो लास्ट टॉपिक बनता है हम लोगों के श्वसन मार्ग का फेफड़ा। वक्ष गुहा में एक जोड़ी मतलब 1 पेयर ऑफ लंग्स या एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, जिनका रंग सामान्यतः कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसमें गुलाबी टाइप का दिखा, लेकिन आपको ललामी गुलाबीपन दिखेगा इसमें। और इनकी रचना स्पंज के समान होती है, ठीक है। इनकी रचना स्पंज मतलब जो स्पंज फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फॉर्म के समान ये होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दायां फेफड़ा थोड़ा सा बाएं फेफड़े के आकार में बड़ा होगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा थी। हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये हमारा दायां और ये हमारा बायां होगा। तो दाईं ओर का फेफड़ा बड़ा और बाईं ओर का फेफड़ा थोड़ा सा आकार में छोटा होता है। प्रत्येक फेफड़ा जो है एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, जिसके ऊपर इस पूरे फेफड़े के ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, फेफड़े को बाहर की चीज़ों से बचाना और साथ में अंदर की क्रियाओं को सही प्रकार से कराते रहना, ताकि उसमें घर्षण वगैरह की काम कम से कम हो। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के जो अंग हैं वो किसी न किसी प्रकार की झिल्ली से घिरे होते हैं। उसका मोस्टली नाम आप लोगों को प्लूरल मेम्ब्रेन ही मिलने वाला है। तो आप प्लूरल मेम्ब्रेन को सभी, चाहे लीवर हमारे से कुछ भी बोले, सब इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पतली पतली सी कोशिकाएं बिछी होती हैं, जिनको हम लोग रुधिर कोशिकाएं कहते हैं, जिनको आगे जाके हम लोग धमनी और स्नायु के नाम से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है। तो फेफड़ों का काम क्या होता है, तो आप बोलेंगे O2 को रुधिर में मतलब रक्त में घोलना, और साथ में CO2 को रक्त से बाहर निकाल के बाहर फेंकना। ये सारे काम किसके होते हैं, फेफड़ों के होते हैं। तो एक छोटा सा वर्ड से हम आपसे शेयर कर लें। इन फेफड़ों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है। उन छिद्रों को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्बियोल्स। तो ये वर्ड आजकल थोड़ा सा ज़्यादा परीक्षाओं में देखा जा रहा है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि किडनी या वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, और किडनी के छोटे छोटे छिद्रों को नेफ्रॉन कहते हैं, उसी प्रकार से इन फेफड़ों के छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग एल्बियोल्स कहते हैं, ठीक है। एल्बियोल्स कहते हैं जिनके बंद हो जाने पे फेफड़े काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो एल्बियोल्स फेफड़ों के छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं। अब श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हमने आप लोगों से बोला श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पाचन या ऊर्जा उत्पादन करना। तो उसी प्रकार से हम लोगों को इसको यानी इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए हम लोगों को पाचन श्वसन क्रिया को 4 भागों में बांटना पड़ेगा। बाह्य श्वसन जो कि मुख्यतः पूरा किस में संपन्न होगा, फेफड़ों में संपन्न होगा, फेफड़ों तक संपन्न होगा, ठीक है। गैसों का परिवहन मतलब इसके तहत हमें कहने को O2 को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। आंतरिक श्वसन में क्या होगा, तो आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि जो कोशिका है मतलब जो हम लोगों का गैसों का परिवहन, मतलब इसमें गैसों के परिवहन में थोड़ा सा ये बात बोल देते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं टॉपिक को। गैसों के परिवहन में आप बोल सकते हो कि इसमें O2 को लिया जाएगा और CO2 को क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो ये गैसों का परिवहन हो जाएगा। और आंतरिक श्वसन में सभी गैसों को शरीर के अंदर लिया जाएगा और दिया जाएगा। और कोशिका श्वसन में कोशिका के अंदर होगा, जैसे को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर मतलब कोशिका के अंदर होती है और वो O2 को लेगी। तो कोशिका के अंदर जब श्वसन होगा उसको हम लोग कोशिका श्वसन कहते हैं। तो जब भी हमारी O2 कोशिका के अंदर पहुंच जाती है तब जाके पाचन क्रिया पूर्ण होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उसी को हम लोग बोलेंगे ऊर्जा उत्पन्न होने वाली क्रिया को संपूर्ण श्वसन का नाम दे दिया जाएगा। तो वैसे आपको थोड़े थोड़े से शब्द याद रखने हैं कि बाह्य श्वसन में गैसें केवल फेफड़ों में आएंगी और फेफड़ों से बाहर जाएंगी, ठीक है। गैसों का परिवहन किन किन का होता है, तो O2 और CO2 का, ठीक है। आंतरिक श्वसन का अर्थ है शरीर के अन्य अंगों में O2 को पहुंचाया जाएगा और CO2 को वापस ले लिया जाएगा। और कोशिका श्वसन में कोशिका के अंदर की बात हो रही है, ना कि हम लोग के अंग की बात हो रही है। तो प्रत्येक जो कोशिका होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर जाएगी। इसको थोड़ा सा चित्रात्मक प्रदर्शन से यदि हम समझाने की कोशिश करें तो यहाँ से जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये फेफड़ों के पास जाएगी, ठीक है। और जिससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, फेफड़े फूल जाएंगे। अब फेफड़े जो है अपनी ऑक्सीजन को किसको, खून को या रक्त को दे देंगे, और रक्त उस ऑक्सीजन को लेंगे और पूरे शरीर के अंगों के तक पहुँचा देंगे। अब पूरे के शरीर अंगों तक पहुँचाएंगे, अंगों के पास अपनी अपनी कोशिकाएँ हैं, उन कोशिका में O2 प्रवेश करेगी और O2 के पास जो ग्लूकोज वगैरह है उस ग्लूकोज को O2 के साथ ऑक्सीकरण कर दिया जाएगा और एनर्जी उत्पन्न कर दी जाएगी। उससे फिर वेस्ट पदार्थ के रूप में CO2 उत्पन्न होगी। उस CO2 को सभी हमारी सिराएँ लेंगी और वापस कहाँ, हृदय के बाद कहाँ, फेफड़ों में लेके आएंगे और फेफड़े उसको कहाँ फेंक देंगे, बाहर। तो इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग एक शब्द में श्वसन कहते हैं, जिसको आप चाहे तो इस प्रकार से 4 भागों में बांट सकते हैं।
बाकी उतना खास ताप यानी उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। अब आगे चलते हैं, श्वास उच्छ्वास की क्रियाविधि की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो निःश्वसन या इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो हम लोग जब गैस को अंदर अपने लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं, इस वाली घटना को निःश्वसन या फिर इंस्पिरेशन कहते हैं, जिससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाए। इसमें तो कोई खास डाउट है नहीं हमारे ख्याल से। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ये वक्षगुहा मतलब इस चेस्ट पोर्शन का भाग आयतन फैल जाता है, और हम लोग की जो उदर मतलब स्टोमक पोर्शन है उसका आयतन सिकुड़ जाता है, ठीक है। एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब भी बन जाएगा, तो फेफड़ों के पास एक लो प्रेशर वाला एरिया बन जाएगा। जैसे जैसे वहाँ पे हवा आएगी तो यहाँ पे वायु दाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, जिससे वायु जो है वातावरण से फेफड़ों में अपने आप प्रवेश करने लगती है। तो सब जितने भी हम लोगों की ये सांस छोड़ना और लेना होता है वो दाब के अंतर के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर और बाहर बराबर ना हो जाए। तो अपने आप सांस लेने की इच्छा होगी, और कब तक लेते रहेंगे, जब तक बाहर का दाब और अंदर का दाब समान ना हो जाए, ठीक। इस पूरी क्रिया को हम लोग निःश्वसन के नाम से जानेंगे। उच्छ्वसन, अब उच्च मतलब ऊपर छोड़ना, तो एक्सपिरेशन इस श्वसन के इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है, ठीक, जिस पथ से वह फेफड़ों में प्रवेश करती है। अगली कहानी हम लोगों को अब क्या ध्यान है, श्वास में जब हम लोग सांस लेते हैं मतलब श्वास उच्छ्वास मतलब सांस लेना और छोड़ने में वायु का संगठन क्या होता है उसकी चर्चा करें। तो अंदर ली गई वायु जो है, तो हम लोगों को एक चीज़ याद रखना, जो हमारी वायुमंडल में गैसों का संगठन है उसी संगठन या कंपोजिशन में हम लोग गैसों को अंदर लेते हैं, बस छोड़ते समय थोड़ा सा संगठन चेंज हो, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो हम लोगों को पता है कि वायुमंडल में 78.09 के आसपास है, 78% क्या नाइट्रोजन है, 20.9 या 21% के आसपास ऑक्सीजन है, और 0.03% के आसपास वायुमंडल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसी सेम अनुपात में हम लोग गैसों को अपने शरीर के अंदर फेफड़ों में लेते हैं। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन देखें आप, तो ऑक्सीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितनी की 4% की हम लोगों ने कमी कर ली है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन ली थी 21 और 4% उपयोग करके वापस छोड़ी कितनी है, 17%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी मात्र 0.03, ठीक है, और छोड़ी कितनी 4%। तो जो 4 की यहाँ पे कमी हो गई तो यहाँ पे 4 की लगभग में क्या हो जाती है, वृद्धि। लेकिन नाइट्रोजन जब जितनी ली उतनी बाहर छोड़ दी जाती है। तो ये था हम लोग जब सांस लेते और छोड़ते हैं तो मुख्य रूप से इन तीनों गैसों का अनुपात। बाकी अन्य चीज़ें भी अपने आप अंदर आती और जाती हैं, उनके बाद ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। श्वास या रेस्पिरेशन के द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन, ठीक है, आधा लीटर पानी तो हम लोग उसी के द्वारा सुखा देते हैं, मतलब उसका बाष्पीकरण हो जाता है, मतलब प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जब गैसें आती हैं और जाती हैं तो उससे रास्ते का हवा जो मतलब शरीर का जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। अब बात कर लें लास्ट पॉइंट कोशिका श्वसन की, जो हमने बताया था आपको कि हवा मतलब जो ऑक्सीजन है जब तक कोशिका के अंदर नहीं पहुंचती वहां पे ऊर्जा उत्पादन नहीं होता। और श्वसन का मेन काम क्या है, पाचन के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करना। तो कोशिका श्वसन में पाचन के तहत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। तो कोशिका श्वसन खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को आप कोशिका श्वसन कहते हैं। कोशिका श्वसन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। तो अनाक्सी श्वसन मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो श्वसन जो श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अनुपस्थिति से मतलब यह है कि उस समय होगा जब हम लोग श्वास नहीं ले रहे होते या फिर छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के मांसपेशी में क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। बैक्टीरिया ईस्ट कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित भी होती है, तो हमारी बॉडी में अपने आप इथाइल अल्कोहल भी बनता है। इसे शर्करा किण्वन या शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस, अनाक्सी श्वसन को आप क्या भी कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। और ये भी आपको ध्यान देना कि हमारी बॉडी में अपने आप ही लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी कारण से खाने के बाद हल्का सा शरीर में दर्द आता है, और साथ में जो नींद आती, नशा सा आता है, वो किसके कारण आता है, इथाइल अल्कोहल के कारण आता है। साथ में उसमें उस अवस्था में ऑक्सीजन की बॉडी में थोड़ी सी कमी भी होती है। और जैसे कि आप लोग हमारे ख्याल से जानते हैं कि हम लोगों की श्वसन दर जो है बॉडी की 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन दर जो है 1 मिनट में हम लोग मात्र 1 मिनट में हम लोग मात्र 10 से 12 बार सांस लेते हैं। तो हम लोग की बॉडी की जो श्वसन दर है वो कितनी है, 10 से 12 बार
प्रति मिनट, मतलब 4 से 5 सेकंड में एक बार सांस लेते हैं। तो जब आप सांस नहीं ले रहे हो तो 4-5 सेकंड के बीच तक, उस समय हमारी बॉडी में अनाक्सी श्वसन हो रहा होता है और लैक्टिक अम्ल और एथाइल अल्कोहल जैसे पदार्थ भी बनते हैं, ठीक है, और साथ में पाचन क्रिया भी चलती है। उस पूरी प्रक्रिया को आप ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अनाक्सी श्वसन के अंत में मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। ये भी एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। अनाक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में, मतलब एकदम एड़ी मेड़ी जैसे हम लोगों की जो जगह है एकदम उंगली की टिप पर, वहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर आसानी से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। अंकुरित होते बीज जो कि मिट्टी नीचे दबे हैं एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, परंतु ईस्ट और जीवाणु में प्रायः मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अनाक्सी श्वसन जो है ईस्ट और जीवाणु में पक्का होता है। तो हमने मनुष्य के साथ थोड़ा सा यहाँ पे अन्य जीवों की चर्चा भी कर दी है। अब बात होती है ऑक्सी श्वसन की, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। और जो हम लोग एक शब्द यहाँ पे और हम जोड़ के देते हैं आप लोगों को कि क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स चक्र जो है ऑक्सी श्वसन का ही हिस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है। और पूरे श्वसन की क्रिया के दौरान हम लोगों को कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राई फॉस्फेट। उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए एडिनो ट्राई फॉस्फेट। तो 1 ग्राम या 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के पाचन से हम लोगों को यहाँ पे कितनी ऊर्जा मिल जाती है? 38 ATP ऊर्जा मिल जाती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखना है। तो ऑक्सी श्वसन की बात कर रही हम थोड़ा सा, तो इसमें जो ग्लूकोज है वो O2 से क्रिया करके वापस CO2 और पानी बनाएगा। तो पानी तो हम लोग अपने पास रख लेंगे, CO2 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और सामान्यतः 1 ग्लूकोज के पाचन से हम लोगों को 2830 किलो जूल KJ मतलब किलो जूल एनर्जी प्राप्त होती है। और 2 चीज़ें आप उनको एक बार फिर से हम बोल देते हैं, क्रेब्स चक्र ऑक्सी श्वसन का हिस्सा है, ठीक है, और 38 ATP कुल मिला के हम लोगों को श्वसन क्रिया के दौरान 1 ग्राम ग्लूकोज अणु के पाचन से प्राप्त होती है, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखें, समझ के रखें, और कोई डाउट है तो हमसे शेयर करें। कोई छोटी मोटी गलती यदि हमने की है तो वो भी हमसे शेयर करें कि सर आपने ये गलत बताया है, ये कम बताया है, उसको भी हम स्वीकारेंगे। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों से शेयर करने की, ताकि आप लोग कम से कम एफर्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। इनको रिवाइज़ कीजिए। तो आज के लिए फिर से हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।